आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लैटिस। सो व्हाट वी कॉल क्रिस्टल लैटिस। देखो मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन दो फॉर्म के होते हैं। फिर लास्ट में हमने जाना कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं दे कैन अकर इन डिफरेंट फॉर्म लाइक मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, दे कैन बी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपके कोवलेंट सॉलिड्स हो सकते हैं, आयोनिक सॉलिड्स हो सकते हैं, मेटालिक सॉलिड्स हो सकता है। ओके, फिर कोवलेंट बॉन्ड के जो होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, दैट इज वी कॉल कोवलेंट नेटवर्क, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। सो कोवलेंट या नेटवर्क एग्जांपल मैंने दिया था डायमंड और ग्रेफाइट का। फिर जो है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपके दो तरह के हो गए थे, एक तो कोवलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गए जिसमें आपके पोलर और नॉन पोलर हो जाते थे। जैसे पोलर में आपने जाना था वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। नॉन पोलर में आपने जैसे जाना था कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट इज नॉन पोलर, है ना। हाइड्रोजन H2O2, क्लोरीन Cl2, आयोडीन, ऑल दीज आर नॉन पोलर substances exist in the solid form, they will be called as non-polar crystalline solids. फिर पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपने जाना था कि वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं दे आर पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद फिर आपने आयोनिक सॉलिड के बारे में पढ़ा था। आयोनिक सॉलिड में जैसे आपका NaCl हो गया, है ना, MgCl2 हो गया, तो इस तरह के जितने भी है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। सो दीज आर योर आयोनिक सॉलिड्स। Then you studied about the covalent network solid, covalent और network जैसे डायमंड हो गया या ग्रेफाइट हो गया, याद आ रहा है। सो डायमंड में आपका 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ जो होते हैं ईच कार्बन एटम ऑफ द डायमंड इज कनेक्टेड टू 4 अदर एटम्स बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। ग्रेफाइट में क्या होता था, एक कार्बन एटम से कनेक्टेड होते थे और जो 4th इलेक्ट्रॉन होता था वो वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था बिटवीन द लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइट। तो याद करिए, रिकॉल करिए इन स्ट्रक्चर्स को। देन वी स्टडीड अबाउट मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में जैसे आयरन हो गया, आपका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे जो हैं ऑल दीज मेटल्स एग्जिस्ट, ऑल द मेटल्स, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, एवरी मेटल एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म। तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। So these different types of crystalline solids and their examples we had studied in the last class. मैंने बेटे कुछ क्वेश्चंस भेजा है, that is the in-text questions of the NCERT. उन क्वेश्चंस को जरूर आप लोग करिएगा, they are important, they are asked in the board examination and the questions can be from in-text question in competition also. So definitely you should do those questions that I have sent today. आपके पास बुक है तो बुक से करिए, अदरवाइज जो मैंने आपको भेजा है जब तक आपके पास बुक नहीं है तो वहां से कर सकते हैं। बाय द वे वैसे आप देखो शॉप्स वगैरह जो है खुलने लगे हैं, स्पेशली द बुक शॉप्स, स्टेशनरी शॉप्स आर अलाउड टू ओपन। तो आप बुक्स वगैरह मार्केट से खरीद सकते हैं, सेफली जाइएगा। ओके, एंड देन यू कैन परचेज सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट इफ यू डोंट हैव इट राइट नाउ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय क्रिस्टल लैटिस। सो लिखिए इसके बारे में, the symmetrical 3-dimensional, the symmetrical 3-dimensional arrangement of पार्टिकल्स में क्या क्या आ जाएंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, जैसे आपने जाना है मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, एटम्स आ सकते हैं, और आयोनिक सॉलिड अगर होगा मेरा बच्चा तो आयंस आ सकते हैं। सो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। The symmetrical 3-dimensional arrangement of the particles in crystalline solid
crystalline solids called crystal lattice. Crystal lattice. ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बेटा, तो ये बात आप समझ गए कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस। अब जैसे देखो, हम लोग यहाँ पे जनरली देखेंगे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, लेकिन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को समझने से पहले चलिए कुछ 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट को समझने की हम कोशिश करते हैं। लेट अस डिस्कस सम 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, सम 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स, है ना। कैसे अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स, ऑर्डर्ड ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में होना चाहिए, है ना, पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, अगर घर में आप अगर आपके घर में चाहे वो वॉशरूम हो या फ्लोर हो, कहीं भी आपका टाइल्स लगा हुआ है, तो टाइल्स आर अरेंज्ड इन सम ऑर्डर्ड पैटर्न। इरेगुलर पैटर्न में तो नहीं होते ना कि कहीं भी तोड़ फोड़ के लगा दिया। टाइल्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होते हैं, तभी वो अच्छे लगते हैं, है ना बेटा। ओके, सो टाइल्स आर हैविंग सम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। सो अगर आप टाइल्स के सेंटर को सपोज करो कि कहीं पे टाइल्स इस तरह से लगा हुआ है, एक टाइल हो गया, 2 टाइल हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से देखो, आप पहले समझो इसको, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट देखते हैं टाइल्स का। चलिए, तो दीज आर समझ, यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स हम लोग ले रहे हैं। लेट अस कंसीडर द टाइल्स दैट वी आर कंसीडरिंग आर स्क्वायर शेप्ड। तो इस तरीके से आपके टाइल्स हो गए। अब आप यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। देखो लगे हुए हैं, these tiles are arranged in some particular pattern, some ordered pattern. How can you draw some pattern of these tiles? देखो बेटे, अगर मैं कॉर्नर्स को पकड़ूं, I will take one corner, मैं इस कॉर्नर को पकड़ूं, इस कॉर्नर को पकड़ूं, इस कॉर्नर को पकड़ता हूं, इस कॉर्नर को पकड़ता हूं, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो क्या एक पार्टिकुलर पैटर्न बन रहा है। अगर हर एक कॉर्नर पे, हर एक पॉइंट में टाइल्स के कॉर्नर को रखता जाऊं और अरेंज करता जाऊं, तो क्या टाइल्स का एक पार्टिकुलर पैटर्न बनेगा? देख लीजिए, तो एक पार्टिकुलर पैटर्न अपीयर होगा। सो दिस पैटर्न, अगर मैं यहां से टाइल्स को गायब कर दूं, अगर मैं यहां से टाइल्स को गायब कर दूं बेटे, तो जो पैटर्न आपको अपीयर होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो देखो, ये पैटर्न आपको अपीयर होगा, और इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। Okay, so this is the 2-dimensional arrangement of the crystalline arrangement of the tiles on the floor. Okay, so this is representing the 2-dimensional crystalline arrangement of the tiles on the floor. Okay बेटा, ये चीज है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड पैटर्न। देख रहे हो, पार्टिकुलर पैटर्न बन गया, एक ऑर्डर में पैटर्न बन चुका है। तो इस पैटर्न को ही हम आप क्या कहते हैं? द सिमेट्रिकल 3-dimensional arrangement, द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। तो यहाँ पर जो है दिस पैटर्न, जो पैटर्न विच इज फॉर्म, दिस विल बी कॉल्ड क्रिस्टल पैटर्न, दिस विल बी कॉल्ड क्रिस्टल पैटर्न, है ना। अब देखो, इसी क्रिस्टल पैटर्न को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि आपने सेंटर ऑफ टाइल्स को कंसीडर किया। देखना, तो अगर आपने सेंटर ऑफ टाइल्स को कंसीडर किया तो भी सेम पैटर्न बनेगा, सेम पैटर्न बनेगा, ब्लू वाला पैटर्न,
you will be obtaining the same pattern here also. तो जरूरी नहीं है कि पैटर्न को आप वर्टेक्स से या एज टू एज ही देखें, आप सेंटर टू सेंटर भी बनाएंगे, then you will be getting the same pattern. तो इस वाले पैटर्न में आप क्या कर रहे हो, इस वाले पैटर्न में आप अगर नीचे मैं एक और लगा दूं तो ये भी बन जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा लाइक दिस. तो देखिए, तो क्या अगर मैं ब्लू पैटर्न को देखूं 1 2 3 4 लाइक दिस, तो ब्लू वाला जो पैटर्न आपको बन रहा है, क्या वो इस पैटर्न के आइडेंटिकल है? क्या दोनों पैटर्न आइडेंटिकल है? बताइए. कम ऑन, लुक एट दिस. द ब्लू पैटर्न यू कैन सी ऑन दिस साइड. मैंने सेंटर से किया है, सेंटर टू सेंटर. तो सेंटर टू सेंटर का पैटर्न कुछ ऐसा बना है. तो आप देखोगे कि दोनों ही पैटर्न सेम है. आर सेम. गेटिंग दिस पॉइंट. तो जैसा इधर वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है, उसी तरह से ये वाला पैटर्न भी है ना. तो पैटर्न को हम अलग अलग तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं. यहाँ ब्लैक डॉट्स के पैटर्न मैंने कैसे ऑब्टेन किया? बाय कंसीडरिंग द वर्टेक्स पॉइंट ऑफ द टाइल्स. और यहाँ मैंने पैटर्न कैसे ऑब्टेन किया? बाय कंसीडरिंग द सेंटर ऑफ द टाइल्स. इन आइदर वे यू कैन ऑब्टेन. इसी तरह से आप पैटर्न आप ऐसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ द एज, है ना, करस्पॉन्डिंग एज. तो आप हर जगह के एजेस जो है, एज मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करके भी आप पैटर्न को ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना. तो बेटा अगर मुझे इस पैटर्न पे टाइल्स को बैठाना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं टाइल्स के सेंटर को इन पॉइंट्स पे रखूंगा और अरेंज करता जाऊंगा. इस पैटर्न पे बैठाना है तो टाइल्स के वर्टेक्स को इस पॉइंट पे रखूंगा, अरेंज करता जाऊंगा, और दोनों ही केसेज में मुझे सेम अरेंजमेंट ऑफ टाइल्स मिलेगा. इस बात में कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रहा है? विजुअलाइज कर पा रहे हैं? कम ऑन टेल मी. यस सर. बोलो बेटे, क्लियर है? यस सर. ओके, तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. फिर एक दो छोटा छोटा डेफिनेशन है, उसको जान के हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे. हाँ जी, चलो नोट कर लो बेटा, प्लीज नोट इट डाउन. अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये जो क्रिस्टल पैटर्न है या लैटिस पैटर्न है, क्रिस्टल पैटर्न कहिए या लैटिस पैटर्न कहिए, लैटिस पैटर्न. ओके, क्रिस्टल का पैटर्न कहिए या लैटिस का पैटर्न कहिए. तो लैटिस के पैटर्न को जिन पॉइंट्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स. लैटिस के पैटर्न को जिन पॉइंट्स के हेल्प से हम, याद रखिएगा बेटे, ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल्स. दीज पॉइंट्स आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल्स. देखो यहाँ पे पार्टिकल कौन है? टाइल है. एक कंप्लीट टाइल जो है वो आपका पार्टिकल है. एक कंप्लीट टाइल आपका एक यूनिट है, सिंगल यूनिट है.
समझे? तो यूनिट की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर एक कंप्लीट टाइल आपका एक लैटिस का यूनिट है, इसको लैटिस यूनिट की तरह देखें, तो यहाँ पर ये पूरे लैटिस यूनिट को या एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कौन? जो ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट आपको उसके एक पार्टिकुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये पॉइंट क्या कर रहा है? सेंटर ऑफ टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, इन पॉइंट्स का क्या नाम होता है? दीज आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। इनको क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। तो ध्यान से देखो, तो अगर आप लैटिस पॉइंट्स पे पार्टिकल्स को प्लेस कर देंगे तो क्या होगा? जैसे यूनिट को, एक सिंगल यूनिट को प्लेस कर देंगे, है ना, एक सिंगल यूनिट को आप प्लेस कर देंगे कहां पर? लैटिस पॉइंट पे, तो आपको पूरा लैटिस का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? बताइए, ये बात क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the single point is, this point is not the unit, one single unit, क्योंकि देखो यहाँ पे वन सिंगल यूनिट एक टाइल है बेटा, ये पॉइंट पूरे टाइल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइल पे लाई करने वाले किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस पोजीशन के हेल्प से हम लैटिस के स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं कि ये पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है ना। तो सिंगल पॉइंट को आप लैटिस पॉइंट कहते हैं, और उस लैटिस पॉइंट के अकॉर्डिंग जब आप यूनिट को प्लेस करेंगे, जहां पे यहाँ पे यूनिट टाइल्स है, तो जब आप यूनिट को प्लेस करेंगे देन इट विल बी कंप्लीट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो चलिए, आई होप यू हैव नोटेड इट। तब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो ये टाइल है, एक चीज और देखना, ये जो एक सिंगल टाइल है, इस सिंगल टाइल को आप क्या कहोगे? दिस सिंगल टाइल विल बी कॉल्ड वन यूनिट ऑफ, विल बी कॉल्ड वन यूनिट, जो है आपका यूनिट विल बी कॉल्ड बेसिस और मोटिफ। इसका नाम क्या देते हैं? जैसे एक सिंगल यूनिट ऑफ टाइल है ना, तो आपके केमिस्ट्री में क्या होगा? एक मॉलिक्यूल जो होगा, एक एटम जो होगा, या एक आयन जो होगा, उसको आप क्या कहेंगे? बेसिस या मोटिफ कहेंगे। तो चलिए, उसको हम लोग जानते हैं। डस्टर कहां गया? सो नोट में आप लिख लीजिए लास्ट में, अ सिंगल यूनिट कॉल्ड बेसिस और मोटिफ, है ना। सिंगल यूनिट इज कॉल्ड बेसिस और मोटिफ। तो यहां पर सिंगल यूनिट क्या हो गया? जैसे यहां पर आपका एक सिंगल टाइल, वन टाइल इज योर बेसिस और मोटिव, है ना। अगर NaCl है तो NaCl में बेटा क्या हो जाएगा? आपका Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस का एक यूनिट जो होगा दैट विल बी कॉल्ड बेसिस और मोटिव, NaCl। Na को नहीं कहोगे, Cl को नहीं कहोगे, Cl को कहोगे बेसिस और मोटिव, है ना। जैसे डायमंड है, डायमंड में बेसिस और मोटिव क्या हो जाएगा? एक सिंगल पॉइंट की तरह हो जाएगा, एक कार्बन होगा, एक सिंगल कार्बन एटम को हम बेसिस या मोटिव कहेंगे, है ना। आयरन है तो आयरन में आप सिंगल आयरन के एटम को बेसिस और मोटिव कहेंगे, जब एलिमेंटल फॉर्म में सॉलिड्स आपके जो मेटल एग्जिस्ट करते हैं। तो मेटल के केस में जो मेटल का एटम हो जाएगा दैट विल बी द बेसिस और मोटिव। आयोनिक सॉलिड में जो आयन पेयर होंगे, है ना, जैसे NaCl हो गया, तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों को मिलाकर एक बेसिस या मोटिव कहलाएगा। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। यहाँ तक की बात को आप समझते हैं?
arrangement of particles in two-dimensional surface या टू डायमेंशनल स्पेस कह लो। टू डायमेंशनल स्पेस का बेटा मतलब क्या होता है? व्हेन यू से टू डायमेंशनल स्पेस, इट सिंपली मींस, जब आप टू डायमेंशनल स्पेस कहते हैं तो टू डायमेंशनल स्पेस का मतलब होता है कि आपका जो अरेंजमेंट है 2D में है। जैसे मान लो बोर्ड के प्लेन में, 3D में नहीं, 2D में है। तो 2D में जो मोस्ट कॉमन, there are two common arrangements, there are two common arrangements of points और यूनिट्स और पार्टिकल्स यू कैन से। एक अरेंजमेंट अभी जो हमने देखा था वो था किस तरीके का देखा था बेटा? ओके, सो दिस अरेंजमेंट वी ऑलरेडी सीन। तो ये एक अरेंजमेंट है जो कि पॉसिबल होता है, इसको बना चुके आप, चाहिए तो दोबारा से आप कर सकते हैं, इसको जस्ट ड्रॉ कर लीजिए। लाइक दिस। दूसरा अरेंजमेंट क्या है? दूसरा अरेंजमेंट इस तरह का होता है, These are the two types of pattern of arrangement। देख लो इसमें किस तरह का अरेंजमेंट है। इसमें आपका देखो लीनियर है ना? अगर आप बनाएंगे क्रॉस्ड अरेंजमेंट है, दिस इज द लीनियर अरेंजमेंट। इसमें अगर आप देखोगे तो अरेंजमेंट इस तरह से है, देखो बेटा। ओके, इस तरीके का अरेंजमेंट है, ध्यान दीजिएगा। और इधर से देखोगे मेरा बच्चा तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो क्रॉस्ड अरेंजमेंट आपको ये बिल्कुल लीनियर अरेंजमेंट है, इस तरीके से अरेंजमेंट आ रहा है, ध्यान देना। इसमें कैसा है? इसमें आप ऐसे बनाएंगे तो सारे नहीं आएंगे, तो इसमें आप देखोगे कि इस तरह का अरेंजमेंट है, लाइक दिस। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर आयुष को ज्वाइन करिए ना। अच्छा आया हुआ है, हाँ चलो ठीक है। लाइक दिस। ओके, उसी तरह से आप इधर देख सकते हैं। सो दिस इज अ क्रॉस्ड अरेंजमेंट। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? क्या दोनों अरेंजमेंट में आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? किस तरह का अरेंजमेंट है? देखो बच्चे, सभी कोई देखो। इज द डिफरेंस क्लियर इन बोथ द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स? यस सर। Okay, so these are the two simple and possible arrangement in case of two dimension. So this is, you can say, lattice A। आप कुछ भी नाम दे दो, A दे दो, B दे दो, 1 2 दे दो, कोई फर्क नहीं है। And this is lattice arrangement B।
देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में इस तरह से अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशन में भी डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। तब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कम ऑन, ये सारा आपको याद रखना होगा, है ना। ये पूरा चैप्टर मेमोराइज करने वाला है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी है इसमें, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए, नोट इट डाउन। तो देखो, जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं, इन सभी लैटिस पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा, एक लैटिस स्ट्रक्चर का पैटर्न बन जाएगा। पैटर्न आपको समझ में आएगा। ओके, सो व्हेन यू ज्वाइन दीज लैटिस पॉइंट्स, ध्यान से देखो, व्हेन यू ज्वाइन द लैटिस पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ लाइंस, सो व्हाट विल हैपन, यू विल ऑब्टेन द लैटिस स्ट्रक्चर 2D और 3D में भी। तो चलिए, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये सारे पॉइंट्स। ये डायग्राम बन गया बेटा, आई एम गोइंग टू रब दिस। इज दिस डायग्राम कंप्लीटेड? Yes, Yes, sir. sir. चलिए ठीक है, तो इसको मैं अब रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार समराइज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। characteristics of a crystal lattice. What are the various characteristics of a crystal lattice? We will know about them. पहला पॉइंट लिखिए, राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, each point or site of lattice is called lattice point or lattice site, है ना। तो जो भी आपने देखा था, अभी स्ट्रक्चर देखा था, तो उस स्ट्रक्चर में जो एक सिंगल सिंगल पॉइंट्स थे, दे आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, ईच लैटिस पॉइंट इज occupied by a single particle and what the particles can be, atom, ion or molecule. So each lattice point is occupied by a single particle and a single particle will be an atom, ion or molecule. Okay, so ion हो सकते हैं, आयन है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में आपके एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं,
So that is also possible. Third important point you can write. तो अभी हमने लास्ट में देखा कि जब हम लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, कनेक्टिंग ऑल द लैटिस पॉइंट्स, देन व्हाट हैपेंस, वी ऑब्टेन द लैटिस स्ट्रक्चर. इस पॉइंट को आप लिख लीजिए कि लैटिस स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा. सो व्हेन वी join the different lattice points, we obtain the lattice structure, or you can say geometry. Okay, so lattice structure या lattice की geometry कैसे मिलती है हमें? Lattice की structure, how can we obtain the lattice structure and lattice geometry? By joining the different lattice points, okay, with the help of straight lines. So when we join the different points, है ना, by straight lines, by straight lines, we obtain the lattice structure, that is geometry you can say. इस बात को नोट कर लो बेटे, come on, do it. हो गया बच्चों नोटेड? इज दिस कंप्लीट? सर एक मिनट सर, आगे सर. ओके करिए बेटा. सर हाँ बोलो बेटे. Completed? यस सर. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यूनिट सेल. अब यूनिट सेल देखो, यूनिट सेल 2 डायमेंशन में भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशन में भी. तो 1 बाय 1 जानेंगे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में यूनिट सेल्स कैसे होते हैं. यूनिट सेल्स, यूनिट सेल का मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर जिसको आप रिपीट करें तो पूरा लैटिस स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो, है ना, बाय द ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट स्ट्रक्चर. तो मतलब समझिए. तो लिखिए यूनिट सेल क्या होता है. राइट डाउन, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल. राइट डाउन. A unit cell of lattice structure
is the simplest structure. चलो मैं लिखा देता हूं. A unit cell of a unit cell of a lattice structure is the simplest structure that can be displaced translationally to obtain the entire lattice structure. Lattice structure that can be displaced translationally to obtain entire lattice structure. ओके, इस बात को लिखिए फिर मैं समझाता हूं क्या मतलब हुआ. A unit cell is the simplest the unit cell of the structure is the simplest structure that can be displaced translationally. simplest का मतलब, simplest अगर हम कह रहे हैं तो simplest क्या होगा, simplest and smallest भी कह सकते हो, and smallest. उससे छोटा अगर स्ट्रक्चर लेंगे तो पूरा यूनिट सेल आपका नहीं, पूरा लैटिस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. तो यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच कैन बी ट्रांसलेशनली डिस्प्लेस्ड. ट्रांसलेशनली का मतलब है स्ट्रेट लाइन पे, है ना, ट्रांसलेशनली डिस्प्लेस्ड. ओके, टू ऑब्टेन द एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इसका मतलब समझो बेटा, टाइल्स के हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं. फिर से देखो सर, क्लियर नहीं आ रहा. एक बार रीज्वाइन करिए. क्लियर नहीं आ रहा बेटा तो रीज्वाइन मेरा करो. नहीं आ रहा। अच्छा नहीं आ रहा है, हो सकता है कि एक्चुअली मेरे यहाँ नहीं आ रहा। तो मुझे क्या लग रहा है कि अभी बिजली चली है ना, देयर इज पावर कट, तो मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है. आई एम आल्सो टीचिंग यू विद द हेल्प ऑफ मोबाइल नेटवर्क, है ना, मोबाइल नेटवर्क आ रहा है सर, अब आ रहा है क्लियर. आ रहा है. थोड़ा रुक जाते हैं हम लोग, है ना, देखते हैं. ओके, अब मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा. आज बिजली चली गई, बीच में बिजली चली गई. पहले चली जाती तो मैं लेक्चर शुरू ही बाद में करता, है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है. दिल्ली में तो क्या हुआ, बिजली चली जाती है. ओके, और जब बिजली आती है तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है कि वाईफाई जो है वो काम करना बंद कर दे रहा है ना, इस कारण से. आइए देखते हैं. तो यूनिट सेल ऑफ अ लैटिस अभी दिख रहा है सबको. मैं बोलूंगा, थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, चलो से पढ़ाऊंगा, है ना. यूनिट सेल ऑफ अ लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल की बात हम करें. थोड़ा बड़ा बड़ा भी बनाता हूं, मैं लिखूंगा भी बड़ा बड़ा. देखो तो मैं यहाँ क्या लिखा हूं इसको समझो. यहाँ जो मैंने लिखा है इस पे ध्यान दीजिएगा. व्हाट आई हैव सेड, अ यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या होता है ये जान रहे हैं. यूनिट सेल ऑफ अ लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल ऑफ अ लैटिस स्ट्रक्चर is the simplest and smallest structure that can be displaced translationally, to obtain the entire lattice structure. That can be displaced translationally to obtain the entire lattice structure. तो ये चीज है. यूनिट सेल की हम बात करें, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है which can be displaced translationally to obtain the entire lattice structure. अब मतलब समझिए इसका. जैसे कि मान लो ये एक सिंगल टाइल है बेटे, अगर ये एक सिंगल टाइल है, रेक्टेंगुलर टाइल ले लेते हैं. चलो तो रेक्टेंगुलर टाइल हमने कंसीडर किया, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल टाइल, है ना. तो एक सिंगल टाइल हमने कंसीडर किया. इस टाइल का जो ये विड्थ हो गया b
और ये वाला साइड हो गया ए। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी इज बैक प्रोबेबली, नो नो राइट नो। ओके देखो, सो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब को मूव कराऊं, इधर मूव कराऊं, इधर मूव कराऊं, है ना। मैं अगर स्टाइल को इस साइड मूव कराता हूं, स्टाइल को मैं इधर मूव करा सकता हूं, इधर भी मूव करा सकता हूं, है ना। या एक ही टाइल को हम मूव कराएंगे, उससे आ जाएगा। तो देखो अगर इधर मैंने मूव कराया तो कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा, बनेगा बेटा। फिर यहां के बाद और इधर मैं मूव कराऊं तो ऐसा बन जाएगा, देखो स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद मैं अगर इसको नीचे मूव करा दूं तो यहां आ जाएगा ये टाइल। ध्यान से देखना आप लोग, ठीक बेटे, ये टाइल यहां आ जाएगा। अब आप इसको इधर मूव करा दो तो ये टाइल यहां आ जाएगा। ये वाला रहने देते हैं, इधर भी आप करा सकते थे मूव। फिर यहां मूव तो ये टाइल यहां आ जाएगा, देखो। अगर फिर तुम इसको नीचे मूव करा दो तो ये टाइल यहां आ जाएगा, दिख रहा है। फिर इधर मूव करा दो तो टाइल यहां पहुंच जाएगा, इस तरह से देखिएगा, लाइक दिस, यहां आ गया। और यहां मूव करा दीजिए तो ये टाइल यहां पहुंच गया। कैन यू सी दिस। मैंने क्या किया, ये जो शेडेड वाला जो ये सिंगल टाइल है, इस सिंगल टाइल को मैं एक एक करके मूव कराता जा रहा हूं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसलेट करा रहा हूं। जिग जैग मूव नहीं करा सकते, है ना। जिग जैग मूव नहीं कराना है, सिंपल स्ट्रेट लाइन पे आप मूव कराएंगे। तो यहां से इस टाइल को मैं यहां ले गया तो यहां पर एक टाइल बन जाएगा। मान लो यहां से अगर मैं यहां ले जाऊं टाइल, यहां भी एक टाइल में रख दूं, यहाँ एक टाइल, यहाँ एक टाइल, यहाँ एक टाइल। अब इसी टाइल को नीचे ले आओ और यहाँ पे दूसरा टाइल रख दूं तो यहाँ एक टाइल आ जाएगा। फिर यहां से मैं इधर आ जाऊं और यहाँ एक टाइल रख दूं तो ये बन जाएगा। और यहाँ से यहाँ आ जाऊं तो ये बन जाएगा। और फिर यहाँ से नीचे आ जाऊं, फिर इधर, फिर इधर। ये क्या पूरा का पूरा लैटिस स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं इस तरह से, बताइए बच्चों। कैन वी ऑब्टेन द इंटायर लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द टाइल इन 2 डायमेंशन इन दिस वे। बताओ बेटे, आपको दिख रहा है, बोर्ड क्लियरली विजिबल है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ओके दैट्स गुड देन। तो चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि हम एक सिंगल टाइल के डिस्प्लेसमेंट से, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट से हम पूरे लैटिस स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंगल टाइल है, दिस सिंगल टाइल विल बी कॉल्ड अ यूनिट। इसको आप क्या कहोगे, अ यूनिट ऑफ लैटिस, और यू कैन से लैटिस यूनिट, लैटिस यूनिट। तो इसे आप लैटिस यूनिट कह सकते हैं, अ सिंगल यूनिट ऑफ लैटिस और लैटिस यूनिट। तो आप जब लैटिस यूनिट को ट्रांसलेशनली मूव कराते हैं तो क्या होता है, वो आप कि दैट विल हेल्प यू टू डिस्कवर और कंस्ट्रक्ट द इंटायर लैटिस स्ट्रक्चर। सो दिस इज इंटायर लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर। तो इस तरह से 2 डायमेंशन में आप लैटिस स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर पाते हैं जब आप एक सिंगल यूनिट ऑफ लैटिस को, यानी लैटिस यूनिट को आप ट्रांसलेशनली मूव कराते हैं। कम नोट इट डाउन, इसको कंप्लीट कर लो बेटा। इसको नोट कर लीजिए।
हो गया, नोटेड डाउन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. दैट्स गुड. तो नोट में देखिएगा, फाइव यूनिट सेल. ओके, 5 यूनिट सेल या लैटिस यूनिट आप कह सकते हैं ऑफ लैटिस आर possible in 2 dimensions. 2 dimensions. What are those 5 unit cells which are possible in 2 dimensions? Let's know about it. देखो, जनरल जो होता है, मोस्ट जनरल, जनरल कौन सा हो जाएगा, इस पे आप सभी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो इस तरह का हो जाएगा आपका. कोई पैरेलल आप रिप्रेजेंट करिए, है ना. जनरल विल बी रिप्रेजेंटिंग अ पैरेललोग्राम, है ना, parallelogram. So parallelogram will be representing the general structure, the unit cell. सर नहीं दिख रहा सर क्लियर. आप फिर रिकनेक्ट करके देखो बेटे, मैं ज्वाइन कर लूंगा, है ना. अभी मेरे यहाँ भी वाईफाई गया हुआ है, तो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर कट अभी है. अच्छा, वाईफाई तो मेरा आ गया, बिजली आ चुकी है. आप लोग रिकनेक्ट करके देखिए जिसको दिक्कत हो रहा है. आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियरली विजिबल. ओके, मेरी तरफ से अब कोई नहीं है. आप लोग जिसे विजिबिलिटी क्लियर नहीं आ रही है, आप रिकनेक्ट कर लेना बेटा. आफ्टर रिकनेक्शन श्योरली यू विल गेट क्लियर बोर्ड वर्क. ओके आयुष, इट इज क्लियरली विजिबल? यस सर आ रहा है. हाँ बेटा, चलो. अब वो वापस आ गई थी इलेक्ट्रिसिटी, सो इट्स क्लियरली विजिबल नाउ. अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. देखो, तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ एंगल ले लेता हूं, जैसे इसको अल्फा मान लो, तो बीटा ये वाला एंगल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम क्या होता है, बताओ. व्हाट इज द सम ऑफ दिस 2 एंगल इन पैरेललोग्राम? इन 2 एंगल का सम क्या होता है बेटा पैरेललोग्राम में? 180. बताइए. 180 होता है. हाँ, जो है आपके जो कॉमन, ये जो आपके एंगल रहेंगे, दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली. 180 सम होता है इनका, है ना. ये दोनों जो होते हैं अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो एक एंगल बता दिया तो दूसरा मिल ही जाएगा. तो दिस साइड इज सपोज ए एंड दिस साइड, so this is the general structure. So general structure is represented by the parallelogram. Now what are the other structures which can be derived from this? तो एक तो आपको हो गया स्क्वायर. स्क्वायर इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर. स्क्वायर में आपका क्या हो जाता है, अल्फा विल बी 90 डिग्री. सो अल्फा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए एंड बी विल बी आल्सो इक्वल टू ए. बी विल बी इक्वल टू ए. ये बात समझे. तो एक तो स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर, यू कैन से दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर. नाउ द थर्ड स्ट्रक्चर विल बी लाइक रोम्बस. इस तरह का हो जाएगा बेटा. दिस विल बी द थर्ड स्ट्रक्चर. देखो ए बी, सो बी इक्वल टू ए. अब ये आपका कुछ एंगल हो जाएगा, है ना. कुछ भी एंगल हो सकता है, जनरली 60 डिग्री आप रख लो, 60, 70, 75 कुछ भी हो सकता है. एक एग्जांपल ले रहे हैं, है ना. तो चलो इसको नोट कर लो. ओके,
तो 60 डिग्री आप रख सकते हैं या कुछ भी एंगल रख लीजिए, आप अल्फा ही कह दीजिए, है ना। सो दिस इज रोम्बस, दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज रोम्बस। रोम्बस ये देखो रेक्टेंगल हो जाएगा, a is not equal to b, this is your fourth number. So here this is a and this one b, this one is b but b is not equal to a and this angle is alpha equal to 90. So this is rectangle, this is rectangle, है ना। अभी हमने टाइल्स वाला अरेंजमेंट देखा था। एंड फिफ्थ नंबर आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, नोट करो इसको। फिफ्थ बेसिकली इसी का आता है जो 60 डिग्री वाला मैं कह रहा था। 60 डिग्री इज अ वेरी कॉमन वन। सो 60 डिग्री वाला जो रोम्बस है वो बहुत ही कॉमन है, पॉसिबल है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो ये दोनों एक ही जैसा हो गया, आपका 60 डिग्री हो जाएगा तो ये फिफ्थ वन आ जाएगा आपका। सो दिस वन, ओके, एंड ए एंड बी आर इक्वल। Come on, note it now. So these are the possible structures or arrangement of the unit cell in तो 2D में arrangement of unit cell। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर फिफ्थ को भी रोम्बस ही बोलेंगे? हाँ ये भी रोम्बस ही हो गया, है ना, 60 डिग्री है। दिस इज ऑल्सो रोम्बस, है ना। ये दोनों रोम्बस वाले हो गए, थर्ड एंड फिफ्थ वाला, है ना। दिस इज द जनरल, ये सारे अरेंजमेंट इसी से डिराइव हुए, तो दिस इज द मोस्ट जनरल स्ट्रक्चर। तो सब इसमें आ जाएगा। इन चार में से कोई नहीं होगा तो इसको मान लेंगे, है ना। पांचवा यही होगा। हाँ, इरेगुलर स्ट्रक्चर अगर होगा तो आप कहोगे अगर इरेगुलर स्ट्रक्चर हो गया तो कुछ भी, तो वो फिर क्रिस्टल नहीं होगा ना बेटा। इरेगुलरिटी अगर हो जाएगी तो बोलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। हाँ जी, नो सर। एमोर्फस हो जाएगा ना। तो अगर irregular distribution होगा then it won't be crystalline solid, it will become amorphous solid, and here we are discussing the crystalline। तो अगर आपका इस तरह का अरेंजमेंट है तो इसके ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट से आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, है ना। इसमें मिल जाएगा ऐसा, फिर एक आ गया, फिर एक टाइल्स आ गया, फिर नीचे आ गया, तो बन सकता है। लेकिन फिर आप ले लेंगे स्ट्रक्चर तो उसमें नहीं बनेगा। गॉट इट? चलिए नोट करिए। So these are the very common arrangement। Have you noted down? Yes, sir. यस सर। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्योंकि जितने भी सॉलिड की बात करें तो सॉलिड 2 डायमेंशन, सॉलिड मींस 3 डायमेंशन, है ना। वॉल्यूम की बात करते हैं हम, तो 3 डायमेंशनल सॉलिड जो होगा उसमें कैसा अरेंजमेंट होता है। तो हम एक सिंगल अरेंजमेंट से सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिंगल अरेंजमेंट से किया ना, एक सिंगल अरेंजमेंट से 3 डायमेंशन में भी अरेंजमेंट को कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी पैरेललो पाइप बना दें, पैरेललो पाइप समझते हैं, पैरेललो पाइप, ओके। तो पाइप बना देंगे तो पैरेललो पाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, 3 डायमेंशनल ऑफ यूनिट सेल, structure of unit cell in 3 dimensional crystalline solid, of unit cell in 3 dimensional crystalline solid। Structure of unit cell in 3 dimensional crystalline solid।
Structure of unit cell in 3-dimensional crystalline solid. So 3-dimensional crystalline solid में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक पैरेललोपाइप से रिप्रेजेंट करेंगे. All structures can be derived from a parallelopipe as shown below. As shown below. ध्यान दीजिएगा. Can be parallelopipe as shown below. Like this. तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया. है ना. जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा उनको पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे 3 साइड्स को वेक्टर ए वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर लूं तो वॉल्यूम क्या आ जाता था? वॉल्यूम वाज ए डॉट बी क्रॉस सी. याद आ रहा है? बोलो प्लीज रिप्लाई दोज हु हैव टेकन मैथ्स. याद आ रहा है? Yes, sir. वॉल्यूम वाज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ए डॉट वी क्रॉस सी से वॉल्यूम आता था. यहाँ पर हम मान लो इधर ए वेक्टर ले लिए, इधर बी वेक्टर ले लिए और इस तरफ सी वेक्टर ले लिए, तो है ना. तो ये चीज था. पर यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है. ये मैंने रिकॉल कराया कि पैरेललोपाइप क्या होता है. अब यहाँ पे देख लो, इसमें 6 पैरामीटर्स है. देयर आर 6 पैरामीटर्स ओके ऑफ अ यूनिट. तो क्या क्या हम ले लेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया, ये साइड ए हो गया, ये साइड बी हो गया और ये साइड, ध्यान देना, ये वाला साइड ए हो गया, ये वाला साइड बी हो गया और ये वाला साइड सी हो गया. ए और बी के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल जो है दैट विल बी कॉल्ड, आपको या ऐसे देखो, बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी, ए के अपोजिट एंगल जो होगा वो अल्फा, अल्फा कहलाएंगे. बी के अपोजिट एंगल यानी कि ए और सी के बीच का एंगल, ये वाला एंगल जो होगा बीटा कहलाएगा. और ये वाला जो एंगल है लास्ट में, जो ये एंगल आपको दिख रहा है, दिस एंगल इज गामा. सो अल्फा, बीटा एंड गामा, दीज आर द 3 एंगल्स ओके दैट यू हैव टू कंसीडर. अगर कोई आपका क्यूब हो जाएगा, है ना, या क्यूबॉइड हो जाएगा, तो सारे एंगल अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाते हैं, है ना. तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा and gamma, okay. So these are basically, you can see, these are the 3 sides, alpha beta gamma. These are the 3 angles, and A, B and C are the 3 sides. So this is the simple general representation of a unit cell, 3-dimensional unit cell. So this is a general representation of a 3-dimensional unit cell. चलो इसको नोट करो.
तो यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हो गए? द पैरामीटर defines the unit cell. There are 6 parameters. There are 6 parameters which are used to define a unit cell. And what are those 6 parameters? 3 are length. 3 parameters are length, that is A, B and C. These parameters are lengths. And other 3 parameters are alpha, beta and gamma. Okay, these are angles. So these are angles. अल्फा किसके बीच का एंगल है? बी और सी के बीच का. बीटा ए और सी के बीच का. और गामा ए और बी के बीच का एंगल है. चलो बेटा नोट कर लो इसको. कम ऑन, नोट इट डाउन. हो गया? नोट कर लिया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, दैट्स गुड. तो ये जो हो गए, देयर आर 6 पैरामीटर्स यू कैन सी, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा. ए बी सी आर रिप्रेजेंटिंग द 3 साइड्स, है ना? 3 साइड्स. एंड अल्फा रिप्रेजेंटिंग द एंगल बिटवीन द साइड्स. ए और बी के बीच का एंगल आपका, ए और बी के बीच का एंगल, सॉरी, ए के अपोजिट एंगल अल्फा. ऐसे बोलो, ए के अपोजिट अल्फा, बी के अपोजिट बीटा और सी के अपोजिट. तो ए के अपोजिट मतलब बी और सी के बीच का अल्फा हो जाएगा. बी के अपोजिट बीटा होगा, यानी कि बी के अपोजिट का मतलब हो जाएगा. और सी के अपोजिट, दैट इज ए और बी के बीच का एंगल आपका, ए और बी के बीच का एंगल आप देखो गामा हो जाएगा. चलिए, अच्छी बात है. सो यू हैव नोटेड दिस. सो नाउ वी विल मूव अहेड. Now we will see the classification of the unit cells. Okay, so there are 2 types of unit cells. We classify the unit cells. Classifications of unit cells. तो क्लासिफिकेशन में 2 तरह के यूनिट सेल्स होते हैं. One is called primitive unit cells. Another are called centered unit cells. So primitive unit cells. Primitive unit cells. There are 7 primitive unit cells. और हर एक primitive unit cell के लिए centered unit cells बन जाते हैं. क्या होता है? एक-एक करके centered सेल्स. ये डायग्राम कर लिए हैं आप लोग. मैं इसको रब कर रहा हूं. किसी का बचा हुआ बता देना. आई एम गोइंग टू रब दिस डायग्राम. तो बेटा जो सेंटर्ड यूनिट सेल्स होते हैं, इसमें 3 तरह के हो जाते हैं. सेंटर्ड यूनिट सेल्स में आप फर्दर 3 तरह का क्लासिफाई कर सकते हैं. दीज आर ऑफ 7 टाइप्स. These are of 7 types. तो 7 स्ट्रक्चर इसमें होते हैं और सभी को कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहते हैं. तो 7 तरह के प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं और हर एक प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगा. और सेंटर्ड यूनिट सेल 3 तरह के हो सकते हैं हर एक के लिए, है ना? ध्यान से समझिए. प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं. और हर एक प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए आपको सेंटर्ड यूनिट सेल कितने तरह के होंगे? 3 तरह के होंगे. सो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ द सेंटर्ड यूनिट सेल? द मोस्ट कॉमन इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड. बॉडी
centered unit cell, है ना? And another one is face centered unit cell, and this is end centered. Okay, end centered unit cells. अब एक एक करके हम लोग समझेंगे. सबसे पहले जानेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में. प्रिमिटिव के बाद हम हर एक प्रिमिटिव के लिए इन सबको समझेंगे, है ना बेटा? अब यहां से हमारा जो है मेन टॉपिक शुरू होता है. जो एक्चुअल सॉलिड स्टेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो शुरू हो रहा है. तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बी फोकस्ड, नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट इट डाउन. कम ऑन, नोट इट डाउन क्विक. हो गया बच्चों? हैव यू नोटेड इट? Yes, sir. ओके, सभी को इसको नोट कर लीजिए. अब सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर द प्रिमिटिव यूनिट सेल, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिमिटिव यूनिट सेल. अब यहाँ पे मैं जो भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा दैट विल बी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. तो बिल्कुल एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करके और सोचना है, थिंकिंग करना है. थिंकिंग करेंगे तभी समझ पाएंगे. ओके, so all the structures that I will make from here will be the 3-dimensional structures. कुछ स्ट्रक्चर आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि हमेशा आप लोग देखते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आपको थिंक करना पड़ेगा तभी सोच पाओगे. तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में क्या होता है, पहले ये भी जान लो. प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में क्या होता है ये चीज हम लोग जान लेते हैं. ध्यान से देखो, ये चीज लिख लीजिएगा. In primitive unit cells, primitive unit cells, the motifs का मतलब बेसिस. बेसिस मतलब एक सिंगल आयन या एटम या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, है ना? आर प्लेस्ड at the vertices, placed at the vertices, placed at the vertices of the यानी कि वर्टेक्स पे ही बस प्लेस्ड होगा. Motifs will be placed, motifs or bases will be placed at the vertices of the cell only. Vertex पे ही होते हैं, समझे? एक सिंगल जो आपका एक पॉइंट होगा, that single point will be placed at the vertices of the cell only. Okay? तो जो constituent particles हैं, what does it means? Constituent particles. Constituent particles को मोटिव्स कहते हैं, है ना? सो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में जो मोटिव्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द सेल ओनली. ओके बेटा, तो आप मोटिव्स की जगह पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी कह सकते हैं. यहाँ क्या हो जाएगा, वर्टिसेस पे तो प्रेजेंट होंगे ही, वर्टिसेस के अलावा इनसाइड द बॉडी, बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, इनसाइड द बॉडी, इसलिए उनको क्या कहते हैं? सेंटर्ड यूनिट. तो उसमें बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, 3 तरह के हो जाते हैं. बॉडी के सेंटर पे होगा तो बॉडी सेंटर, किसी फेसेस के सेंटर पे होगा तो फेस सेंटर्ड, और साइड्स या के एंड टू एंड होगा, अपोजिट साइड या अपोजिट फेस के, उसको एंड सेंटर कहते हैं. एक एक करके समझेंगे तो क्लियर होगा. इसमें क्या होगा आपका, इन एडिशन टू द वर्टिसेस वन और मोर पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी आल्सो, है ना? मतलब एट प्लेसेस अदर देन वर्टिसेस.
one or more particles are placed at points other than vertices. Other than vertices as well. ठीक है बेटा, वर्टेक्स वर्टिसेस पे तो प्लेस होंगे ही, वर्टेक्स पे तो प्लेस होंगे ही, उनके अलावा वन और मोर पार्टिकल्स विल बी प्लेस्ड, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स विल बी प्लेस्ड एट समवेयर अदर देन द वर्टेक्स आल्सो, है ना, कॉर्नर्स के अलावा भी कहीं ना कहीं पे प्लेस्ड होते हैं। तो वैसे केस में आपका क्या हो जाता है, सेंटर्ड यूनिट सेल्स कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेंटर्ड के बारे में जानेंगे। कम ऑन, लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। ये कंप्लीट कर चुके हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। So we will see 7 unit cells of the crystal. 7 unit cells of the crystal lattice. ओके, 7 कौन से बेटा, प्रिमिटिव वाले, प्रिमिटिव वर्ड भी लिख दीजिए। 7 primitive unit cells of the crystal lattice. Okay, so now we will see what are the 7 primitive unit cells of the crystal lattice. एक एक करके उनको देख। देखो एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट वन, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। फर्स्ट वन इज क्यूबिक। क्यूबिक समझते ही है बेटा, क्यूब बनाना आपके लिए बहुत ही आसान। तो वन इज क्यूबिक, ध्यान से देखिएगा, मैं बना रहा हूं। दिस इज क्यूबिक। क्यूबिक में जो स्ट्रक्चर हो जाता है आपको कैसा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो बताओ बच्चों, प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपके कहां पे रखे होते हैं आपके पार्टिकल्स, वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, वर्टिसेस पे। वर्टिसेस पे, कॉर्नर्स पे होते हैं ना बेटा। तो क्यूब के कॉर्नर पे देयर विल बी 8 पार्टिकल्स, there will be 8 particles which will be placed at the corners of the cube. You just focus here.
इस तरीके से होंगे ना, कॉर्नर्स पे होंगे बेटे। ध्यान से देखो, मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा बना देता हूं, क्लियर दिखेगा। ये क्या है, दीज आर द लैटिस पॉइंट्स। एक्चुअल में तो बड़े बड़े होंगे, है ना, लैटिस पॉइंट्स बस बना रहा हूं मैं। तो कॉर्नर को आपको ऑक्युपाई करते हैं। सो दीज आर ऑक्युपाइंग द कॉर्नर्स। ध्यान से देखिए, इस तरह से कॉर्नर को ऑक्युपाई करेंगे, है ना, कॉर्नर को ऑक्युपाई करेंगे। सो व्हाट विल हैपन, सी दैट दिस इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल क्यूबिक। अगर इसके सेंटर पे अगर एक और हम रख दें तो वो क्या बन जाएगा, बॉडी सेंटर्ड। समझ में आ रहा है, अगर क्यूब के सेंटर पे एक और मैं रख दूं पार्टिकल तो वो बन जाएगा बॉडी सेंटर्ड। तो फिलहाल हम बॉडी सेंटर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम 7 प्रिमिटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिसमें पहला प्रिमिटिव स्ट्रक्चर बच्चों हमने जाना, दैट इज क्यूबिक। आओ बेटा दूसरा नंबर देखते हैं, लेट अस नो अबाउट द सेकंड प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। द सेकंड प्रिमिटिव स्ट्रक्चर इज टेट्रागोनल। द सेकंड प्रिमिटिव स्ट्रक्चर इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होगा, टेट्रागोनल में, अच्छा पहले क्यूबिक के बारे में हम बात कर ले। क्यूबिक में अगर आप देखो तो ये सारे एंगल क्या होंगे, ऑल दीज एंगल्स विल बी 90 डिग्री, ये दिख रहा है। तो इसमें एंड ऑल द साइड्स विल बी आल्सो इक्वल, ए बी एंड सी, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। तो क्यूबिक के केस में जो आपके 6 पैरामीटर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू सी and alpha will be equal to beta will be equal to gamma and all will be equal to 90। ये बात समझ में आ रहा है, हमने 6 पैरामीटर्स पढ़ा था ना, लेंथ और 3 एंगल, तो तीनों लेंथ इक्वल होंगे और तीनों एंगल इक्वल होंगे क्यूबिक के केस में। so all the angles are 90 degree, you can see here I have made it 90 degree and all the sides are also equal, a equal to b equal to c in case of cubic। so come on, note it down। Now second one is the tetragonal। अब टेट्रागोनल में क्या होता है उसको देखो, यहाँ भी सारे एंगल्स 90 होंगे, ए भी इक्वल होगा बट नॉट इक्वल टू सी। सो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का बनेगा। दिस इज योर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट। बाकी मैं 2-3 स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा, बाकी मैं भेज दूंगा आप लोगों को, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत लगेगा तो मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, है ना। सो दैट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक, यू कैन ड्रॉ। आप डिटेल स्ट्रक्चर बना के मुझे दिखाएंगे, एनसीईआरटी की तरह नहीं, जैसे मैं बना के रहा हूं इस तरह से आपको बना करके दिखाना होगा और आप लोग करके मुझे सबमिट करोगे, तभी आप आगे की बातों को समझ पाएंगे। यहां देखो ये हो गया बेटा, तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस साइड इज सी। all angles are 90 degree, all the angles are, you can see angles are 90 degree। a equal to b, देखो बेटा a equal to b but not equal to c, a not equal to c, a भी इक्वल है बट c के बराबर नहीं है मेरा बच्चा। और देखो एंगल्स क्या हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। इज दैट पॉइंट क्लियर? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इसको आप नोट करिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो आपके रहेंगे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, तो हियर आल्सो 8 पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट, 8 वर्टिसेज और कॉर्नर्स।
इस तरीके से 8 वर्टिसेज या कॉर्नर्स पे आपके 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। दैट पॉइंट क्लियर? देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ, समझ गया बेटा इसको? चलिए, दैट्स गुड। सो वी हैव, these are the primitive structures we are talking about. Now after this we will see another structure. वो क्या होता है देखो, नेक्स्ट वन इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, आपको यहां देखो क्या हो रहा है। पहले स्ट्रक्चर में समझो, पहले स्ट्रक्चर में देखो ए बी और सी तीनों बराबर एंड ऑल एंगल्स वेर इक्वल। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो गया, दो साइड तो इक्वल है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट थर्ड साइड इज नॉट इक्वल। अब अगले में क्या होगा, ए बी और सी तीनों में कोई इक्वल नहीं होंगे। ए इज नॉट इक्वल टू सी, बट ऑल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर देखो एक ही साइड इक्वल नहीं हुआ था, अब दोनों साइड इक्वल नहीं होगा। सो दैट ऑर्थोरोम्बिक। सो ऑर्थोरोम्बिक में क्या बन जाएगा देखो, ऑर्थोरोम्बिक। थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक, ध्यान से देखिएगा। ऑर्थोरोम्बिक। सो ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों में कोई इक्वल। सो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, none of the side are, none of the sides are equal. Like this. So none of the side is equal. Got this point? So here you will get A, B, and this is C. All angles are 90 degree. Again the all angles are 90 degree. But कोई side equal नहीं है. A not equal to B not equal to C. So in this case A is not equal to B and not equal to C. But alpha equal to B equal to gamma and all are equal to 90 degree in this case. So this structure is your orthorhombic, है ना? यहाँ भी कहाँ पे placed होंगे? There will be 8 points placed at the vertices, at the corners. 8 points will be placed at the corner of the unit cell. So all of these are unit cells. यहाँ पे भी रहेगा. Like this. So are you getting these structures? समझ में आ रहा है किस तरह का स्ट्रक्चर है? कैन यू विजुअलाइज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो ऑल दीज आर, देखो जहां कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर द प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। कम ऑन डाउन। एक और स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं अभी। एक और स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद बचा हुआ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेक्सागोनल। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस तरीके का होगा। देखो बनाओ, एक सेकंड।
like this. So this will be representing the hexagonal structure. तो इसमें all these 6 sides are equal, है ना? लेकिन आप कहोगे कि हमें तो 4 ही साइड होता था, तो 4 साइड बेटा कैसे दिखाएंगे? तो 4 साइड को इस तरह से दिखाते हैं, इसके सेंटर को पकड़ लीजिए और यहां से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, लाइक दिस। ध्यान देना बेटा, लाइक दिस। सेंटर को पकड़ लो और सेंटर टू सेंटर सोचो। ऐसे बना सकते हैं। तो कहां पे हो जाएगा? एक यहां पर आपका प्रेजेंट होगा, एक यहां पर प्रेजेंट होगा, एक यहां पर प्रेजेंट होगा, एक यहां पर प्रेजेंट होगा, एक आपका यहां पर प्रेजेंट होगा, एक यहां पर प्रेजेंट होगा, एक यहां पर प्रेजेंट होगा, एक यहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब एंगल जरा सोचो बेटा। हेक्सागन है ना मेरा बच्चा, हेक्सागन है। हेक्सागन में क्या हो जाता है, अगर मैं यहां से ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं तो देखो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। सो दिस एंगल भी, दिस एंगल, अब मैं नाम दे देता हूं, चलो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ध्यान से देखना, और ये सी हो गया। तो ए और बी के बीच का जो एंगल होता है गामा, दिस इज गामा, है ना? ये गामा हो जाएगा। अब बाकी ये जो एंगल होंगे क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना? ये एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, लाइक दिस। तो क्या हो जाएगा? गामा आपका, गामा आप देखोगे गामा विल बी और 120 डिग्री, गामा विल बी और 120 डिग्री। सो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? ए विल बी इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। सी देखो सी के बराबर नहीं होगा ए और बी। और क्या हो जाएगा बच्चा? और इसमें हो जाएगा अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी 90 डिग्री एंड गामा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। कैन यू विजुअलाइज दिस? सभी को दिख रहा है? गामा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। अच्छे से देखो, है ना? अल्फा एंड बीटा विल बी 90 डिग्री एंड गामा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। दिख रहा है बच्चों? इज द डायग्राम क्लियरली विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो इसको बना लो आप लोग, ये सारे डायग्राम बना लीजिए। दीज आर द प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, देयर आर 3 मोर प्रिमिटिव यूनिट सेल, और ये 4 सबसे ज्यादा कॉमन है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज 4 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी के जो 3 है वो हम लोग अगले क्लास में ड्रॉ करेंगे। रादर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद से उसको समझने की कोशिश करो। आई विल सेंड द पिक, है ना? उसके बाद हम लोग अगले क्लास में ड्रॉ करके जो आपके सेंटर्ड यूनिट से सेंटर्ड सेल होते हैं उन पे आ जाएंगे। ओके, सेंटर्ड यूनिट सेल्स पे, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन देम, दैट इज टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, है ना? तो काफी सारी बातें हमें अगले क्लास में पढ़ना है। आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं शेयर जरूर करूंगा। आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना बच्चों, 2 से 3 बार जरूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करें। आप लोगों ने बना लिया है? हैव यू कंप्लीटेड ऑल द Yes, यूनिट sir. सेल्स? Yes, टाइम sir. टू एंड दिस क्लास। हाँ बोलो, कंप्लीट हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm going to end the class lecture now. We will meet for physics class after some time.